मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम पादप भ्रूणकी या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। पूर्व के वीडियो में हमने इसके दो चैप्टर देख लिए हैं। पहला रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट और दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। आज हम इसका तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास, फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण। अंडप को गुरु बीजाणु पर्ण है कहा जाता है। इसे कार्पल और मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। आवर्तबीजी पादपों के मादा जनन चक्र को जायांग कहते हैं या गाइनोसियम कहा जाता है। जायांग की प्रत्येक इकाई को अंडप या गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। अब अंडप या जो गुरु बीजाणु पर्ण है, ये फ्लास्क नुमा संरचना होती है। इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल, अंडाशय या ओवरी। वर्तिकाग्र स्टिग्मा जो है ये अंडप का स्वतंत्र सिरा होता है। यह परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसको हम चित्र के माध्यम से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल दी हुई है। इसके शुरुआत का जो ये सिरा है ये स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है और ये है पोलन जो पराग कण जो होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं, उनको ग्रहण करने का काम करता है। दूसरा भाग आता है वर्तिका स्टाइल। वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच एक लंबी पतली नली के समान संरचना मिलती है जिसको वर्तिका कहते हैं। ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है। इनके बीच का जो ये नली है ये स्टाइल या वर्तिका कहलाती है, जो स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने का काम करती है। तीसरा जो भाग आता है वो है अंडाशय या ओवरी। अंडप का आधारीय फूला हुआ भाग है वो अंडाशय कहलाता है। ये वाला जो भाग है ये अंडाशय है। इसके अंदर छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, ओवुल और मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब देखिए इसमें हमको ये जो सामान्य पादप की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना देखी थी, तो वहां पर हमने ये चीजें पढ़ ली हैं। यहाँ पर विशेष रूप से आपको ये चीज याद रखनी है कि जो अंडप है इसको गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। और जब हमने मेल गैमेटोफाइट पढ़ा था तो वहां पर पुंकेसर पढ़ा था, तो पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। ऐसे ही जो यहाँ बीजांड जो है, फीमेल गैमेटोफाइट में जो बीजांड होता है इसको गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। और मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि जो पराग कोश है उसके अंदर जो पोलन सैक पाए जाते हैं उन पोलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है। दूसरा टॉपिक आता है बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवल। तो ये बीजांड की जो संरचना है इससे 5 नंबर का या 10 नंबर में इसको पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल रूप से हम देखें तो। और दूसरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनका किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा। तो बीजांड की जो संरचना है, अंडाशय की भित्ति पर एक कटक जैसी अतिवृद्धि पाई जाती है जिसे बीजांडासन या प्लेसेंटा कहते हैं। इस पर बीजांड लगे रहते हैं। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना में निम्नांकित भाग होते हैं। तो कौन कौन से भाग मिलते हैं उसका हम एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है बीजांड व्रंत। इसको फनिकल या फ्यूनिक्यूलस भी कहा जाता है। प्रत्येक बीजांड एक पतले व्रंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो होता है यहाँ पर प्लेसेंटा मिलता है और प्लेसेंटा से ये बीजांड व्रंत या फनिकल है। ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? फनिकल या बीजांड व्रंत कहलाता है, जिससे ये बीजांड का जो भाग है ये जुड़ा हुआ होता है। बीजांड व्रंत जिस स्थल पर बीजांड से जुड़ा रहता है उस स्थान को नाभिका या हाइलम कहते हैं। ये बीजांड का इंटेगुमेंट है और ये फनिकल है।
तो बीजांड और जो फनिकल जिस स्थान पर जुड़ते हैं, ये स्थान क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है। बीजांड वृंत बीजांड के शरीर से कुछ दूरी तक जुड़कर पार्श्व में एक उभार के समान संरचना बनाता है, जिसे रेफे कहते हैं। तो ये आगे हाइलम से ऊपर ये जो आगे का भाग जो है, ये क्या कहलाता है? रेफे कहलाता है। ये थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट है वो होता है। तो बीजांड वृंत यानी फनिकल, हाइलम और रेफे, ये तीनों चीजें इस पार्ट में क्लियर हैं। बीजांड का दूसरा भाग आता है बीजांड काय या न्यूसिलस। बीजांड का मुख्य भाग मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांड काय या न्यूसिलस कहलाता है। यह भ्रूण कोष को पोषण प्रदान करता है। एम्ब्रियो सैक है, उसको पोषण प्रदान करने का काम जो करता है वो न्यूसिलस करता है। ये हम बीजांड काय की संरचना देख रहे हैं, तो इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला, ये लाइनिंग सी जो दिख रहे हैं, ये सारा पार्ट है वो न्यूसिलस का पार्ट कहलाता है। अब आगे देखिए, सामान्यतः एक बीजांड में एक ही बीजांड काय पाया जाता है, लेकिन अपवाद है बेल एगेल मार्मेलॉस के अंदर दो बीजांड काय पाए जाते हैं। तो इस अपवाद को हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है, बीजांड में अगर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय की केवल एक कोशिका मोटी परत से ढका रहता है, मेगास्पोर मदर सेल है वो अगर न्यूक्लियस की एक कोशिका मोटी परत से ढकी रहती है, तो ऐसे बीजांड को हम तनु बीजांडकाई या टैनी न्यूसिलेट प्रकार का बीजांड कहते हैं। यह अधिकतर एक अध्यावरणीय होते हैं और गैमोपेटली के सदस्यों में पाए जाते हैं। देखिए इसमें, इसको, ये आपकी बात समझ में अभी नहीं आई है, इसको मैं दूसरी तरीके से समझाता हूं। ये हम एक परिपक्व मैच्योर जो बीजांड है उसकी संरचना दी हुई है। शुरुआत में क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जो ये न्यूसिलस जो होता है, ये अविभेदित कोशिकाओं का समरूपी समूह होता है। ये न्यूसिलस वाला पार्ट है प्रारंभिक अवस्था का। अब इसमें क्या होता है, ये इसमें ये कोशिका भी शुरुआत के अंदर अविभेदित अवस्था का, ये समान कोशिकाओं का समूह होता है। कुछ समय बाद क्या होता है, ये जो एपिडर्मिस के नीचे एक हाइपोडर्मल जो सेल है, वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में थोड़ी स्पष्ट हो जाती है। केंद्रक इसका स्पष्ट हो जाता है, आकार में बड़ी हो जाती है। इस कोशिका को बोलते हैं आर्की स्पोरियल सेल। क्या कहते हैं? आर्की स्पोरियल सेल। अब इस आर्की स्पोरियल सेल जो है, इसके अंदर परिणत विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। इसमें बाहर वाली जो कोशिका होती है उसको तो बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और आंतरिक वाली जो कोशिका होती है इसको प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल कहा जाता है। ठीक है। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल जो होती है, ये वाली प्राइमरी पैराइटल जो सेल होती है, ये तो बीजांडकाई उत्तक का निर्माण करती है, न्यूसिलस का निर्माण करती है। और स्पोरोजिनस सेल्स जो होती है, ये मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर ये मेगास्पोर मदर सेल कैसे आई, ये आपको पता चल गया। ये मेगा जो स्पोरोजिनस सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करेगी। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के चारों ओर जो ये पैराइटल सेल जो न्यूसिलस टिश्यू का निर्माण करती है, अगर वो एक परत के रूप में निर्माण करती है, तो उस प्रकार के बीजांड को तो बोलते हैं हम तनु बीजांड का ही। यही लिखा है इसी में कि बीजांड में अगर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांड काय की केवल एक कोशिका मोटी परत से ढका रहता है, तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, और ये पैराइटल सेल इसके चारों ओर एक कोशिका मोटी परत न्यूसिलस टिश्यू का डेवलपमेंट करती है, तो उस प्रकार के बीजांड को तो बोलते हैं तनु बीजांड का ही, या टैन्यू न्यूसिलेट प्रकार का बीजांड बोलते हैं। और दूसरा, जब ये मेगास्पोर मदर सेल के चारों ओर जो पैराइटल सेल्स जो हैं, ये अगर बहुस्तरीय न्यूसिलस का निर्माण करती हैं, तो उस प्रकार के बीजांड को बोलते हैं स्थूल बीजांडकाई। यानी बीजांड में अगर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाई की बहुस्तरीय परत से ढका रहता है, तो ऐसे बीजांड को स्थूल बीजांडकाई या क्रेसी न्यूसिलेट कहते हैं। और ये पॉलीपेटेली और एक बीजपत्री पौधों के अंदर इस प्रकार का बीजांड है वो पाया जाता है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। ये आगे भी हम जब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर देखेंगे। वैसे यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि जब जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके चारों ओर न्यूक्लियस की केवल एक परत पाई जाती है, तो उसको हम बोलेंगे तनु बीजांडकाई। जब मेगास्पोर मदर सेल के चारों ओर न्यूक्लियस बहुपरतीय पाया जाएगा, तो उस बीजांड को बोलेंगे हम क्रेसिनोसिलेट। ये तनु बीजांडकाई गैमोपेटेली के सदस्यों में होता है,
और स्थूल बीजांड काई जो होता है वो पॉलीपेटेली और एक बीजपत्री पौधों के अंदर पाया जाता है। बीजांड का तीसरा जो पार्ट आता है वो है बीजांडावरण या अध्यावरण, जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। बीजांड काय बाहर से एक या दो अध्यावरणों से घिरा रहता है, इन्हें अध्यावरण कहते हैं। दो आवरण पाए जाते हैं इनके ऊपर, जिनको हम क्या बोलते हैं, अध्यावरण कहते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकते। जब बीजांड पर केवल एक अध्यावरण होता है तो ऐसे बीजांड को एक अध्यावरणी यूनिटैगमिक कहते हैं, और ये जिम्नोस्पर्म और गैमोपेटली के सदस्यों में इस प्रकार का पाया जाता है। जब बीजांड पर दो अध्यावरण होते हैं तो ऐसे बीजांड को द्वि अध्यावरणी या बाइटैगमिक कहते हैं, और ये पॉलीपेटेली और एक बीजपत्री पौधों के अंदर इस तरीके का बीजांड पाया जाता है, अध्या ठीक है, बाइटैगमिक। जब बीजांड में एक भी अध्यावरण नहीं पाया जाता तो ऐसे बीजांड को अध्यावरणी या एटैगमिक कहते हैं, और ये लॉरेंथेसी जैसे लॉरेंथस, ओलेकेसी जैसे ओलेक्स, लिरियोसोमा और बेलेनोफोरेसी कुल के अंदर ये पाया जाता है। ये हमको विशेष रूप से याद रखना है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से किसके अंदर, कुल भी पूछ सकते हैं, पौधे का नाम भी पूछ सकते हैं, तो कौन सा कुल है उसके अंदर जो है अध्यावरण नहीं पाया जाता। उसमें आपको ऑप्शन में लॉरेंथेसी, ओलेकेसी या बेलेनोफोरेसी है, इसमें से कोई एक मिलेगा। ये यहाँ पे दिखाए हुए ये बाइटैगमिक है, यहाँ पर ये बाहरी अध्यावरण है और इसके नीचे ये अंत या आंतरिक अध्यावरण है। ये तो बाहरी अध्यावरण हो गया, आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये आंतरिक वाला इनर इंटेग्यूमेंट। चौथा भाग आता है निभाग या चैलेजा। बीजांड के पश्च या आधारीय भाग को निभाग कहते हैं। यह वह स्थान है जहां से बीजांड वृंत व अध्यावरण विकसित होता है। ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, चैलेजा कहलाता है, और यहाँ से ही इंटेग्यूमेंट है वो विकसित होता है ये, और यहीं से ही जो ये बीजांड वृंत है, हनिकल जो है ये निकलता है। तो ये वाला भाग जो है चैलेजा कहलाएगा। निभाग या चैलेजा ये तो हमने देख ही लिया है। इसके बाद में आगे आता है बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। निभाग के विपरीत सिरे पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है, इस कारण इस स्थान पर एक छोटा सा छिद्र बन जाता है जिसे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। ये निभाग है, इसके अपोजिट छोर पर जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं पाया जाता है, ये क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। द्वि अध्यावरण बीजांड में बीजांड द्वार के दो भाग होते हैं। बाहरी भाग जो बाहरी अध्यावरण से घिरा रहता है उसे एक्सोस्टोम कहलाता है, और आंतरिक भाग जो आंतरिक अध्यावरण से घिरा रहता है उसे एंडोस्टोम कहते हैं। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है ये तो एक्सोस्टोम कहलाएगा। ये इनर इंटेग्यूमेंट है, इसके बीच का ये वाला जो भाग है ये एंडोस्टोम कहलाता है। बीजांड का जो छठा भाग आता है वो है भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। यह गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है। हमने देखा था कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु बनते हैं, और ये गुरु बीजाणु जो है वो आगे चल के एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ये हम आगे इसका डेवलपमेंट देखेंगे। वैसे इसे मादा युग्मकोद्भिद है उसको निरूपित करता है, इसे मादा फीमेल गैमेटोफाइट भी इसको कहा जाता है। भ्रूण कोश में बीजांडदार जो होता है उसकी तरफ तीन कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे एग एपरेटस या अंड समुच्चय कहते हैं। इसमें मध्य में तो नाशपति के एक आकार की एक अंड कोशिका या एग सेल होती है, और दो पार्श्व में सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड होती हैं। ये एग एपरेटस है, माइक्रोपाइल एंड है, ये चैलेजल एंड है। तो माइक्रोपाइल एंड जो होता है इस पर ये पीछे की साइड ये तो एग सेल है नाशपति के आकार की, दो यहाँ पर ये सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड होती हैं। चैलेजल जो एंड होता है, निभागी जो सिरा होता है, उस पर भ्रूण कोश में तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडियल सेल होती हैं। ये तीन एंटीपोडियल सेल हैं, ये चैलेजल एंड पर होती हैं। ये जो अच्छा, भ्रूण कोश के मध्य में दो अगुणित ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं जो निषेचन से ठीक पूर्व संयुक्त होकर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक या संलीन केंद्रक है उसका निर्माण करते हैं। ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई एंटीपोडियल सेल हो गई, ये तो ये एग एपरेटस होगा, ये सेंट्रल सेल बोलते हैं इसको, जिसमें दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से
ठीक पूर्व ये क्या है, आपस में जुड़ करके एक द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। वैसे हम एम्ब्रियो जो सैक है इसका डेवलपमेंट भी एक चैप्टर के रूप में देखेंगे, तो वहां पर इसका डिटेल देखेंगे कि किस तरीके से ये कोशिकाएं बनती हैं। अभी फिलहाल हमको यहाँ पर बीजांड की जो संरचना है उसके संदर्भ में हम इसको छठे पार्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। इसका परिवर्धन हम डिटेल से देखेंगे। इस प्रकार से बीजांड की संरचना को हमने 6 भागों में अध्ययन किया। इसी के साथ में बीजांड की जो संरचना है ये समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।